वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का पहला भाग है। यह एक दिल को छू लेने वाली और भावनात्मक कहानी का पहला हिस्सा है, जो बेला एडम्स नाम की एक युवती की जिंदगी को दर्शाता है, जो कई चुनौतियों और अप्रत्याशित घटनाओं से गुजर रही है। यह कहानी उसके संघर्षों, रिश्तों और उसकी जिजीविषा को बारीकी से उकेरती है, जब वह नौकरी खो देती है, विश्वासघात झेलती है और फिर नए अवसरों का सामना करती है। मेरी जिंदगी की बात करूं तो ये पूरी तरह बिखरी हुई है। मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मेरी माँ, या शायद कोई और, मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे अनाथालय में छोड़ गया। मैं उसी अनाथालय में बड़ी हुई। अनाथालय छोटा था, वहां ज्यादा बच्चे नहीं थे, बस मैं और लगभग 10 अन्य बच्चे। लेकिन वो सब मुझसे नफरत करते थे क्योंकि नानी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अगर आप लोग नानी के बारे में सोच रहे हैं, तो बता दूं कि वो अनाथालय की देखभाल करती थी। और मैं आपको बता दूं, वो कमाल की है। वो अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मानती है कि वो मुझसे ज्यादा जवान और ऊर्जावान है। वो मेरी जिंदगी है, मेरा एकमात्र परिवार। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैंने देखभाल करती थी क्यों कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अनाथालय के सभी बच्चे गोद लिए जा चुके हैं और अब वहां सिर्फ मैं और नानी है। नानी ने मुझे कई बार गोद लिए जाने की बात कही, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं जाना चाहती थी। मैं उनके साथ रहना चाहती थी। तो अब वो अनाथालय नहीं, सिर्फ मेरा और नानी का घर है। मैं अपनी रोज की पाली में कैफे में थी, काउंटर पर खड़ी होकर ग्राहकों को देख रही थी। जब आप बोर हो जाते हैं, तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं होता। वो आदमी वहां, वो कॉफी को ऐसे क्यों देख रहा है जैसे उसने पहली बार कॉफी देखी हो। बुजुर्ग लोग ऐसे ही होते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे मन ने कहा। और वो लड़का वहां, उसे देखो, सामने रखे स्वादिष्ट खाने की तरफ देख भी नहीं रहा, बल्कि उस गोरी लड़की को घूर रहा है जो अपने मेकअप में व्यस्त है। आजकल के लड़के, ओफ, वो छोटा बच्चा कितना प्यारा है। कॉफी देखकर तालियां बजा रहा है। हाँ, कम से कम कोई तो खुश है। वो तो बस एक बच्चा है। हे भगवान, वो आदमी वहां क्या कर रहा है? क्या वो केक को कांटे से मारने की योजना बना रहा है? नहीं, नहीं, नहीं। मेरे खूबसूरत केक को मत मारो, मैंने उसे बनाया था। हे भगवान, अगर वो उसे नहीं मारेगा, तो खाएगा कैसे? ये मेरी समस्या नहीं है। और उसने मेरे केक को मार डाला। मेरी सारी मेहनत बेकार। काश मैं उसे भी मार पाती। तुम्हें ये आपराधिक विचार बंद करने होंगे। हाय, एक आवाज आई। मैं अपने सपनों की दुनिया से वापस लौटी। द हाइड आउट में आपका स्वागत है, मैडम। मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? मैंने सबसे विनम्र और मधुर आवाज में पूछा। कैपुचिनो, उसने रूखेपन से कहा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। कितने, मैडम? मैंने फिर से विनम्रता से पूछा। क्या तुम्हें मेरे साथ कोई और दिख रहा है? तुम मूर्ख हो या क्या? जल्दी लाओ, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। ये कहकर वो जाकर एक सीट पर बैठ गई। कितनी खराब औरत। मैंने जल्दी से उसका कैपुचिनो बनाया और उसे देने गई। मैंने कॉफी उसके टेबल पर रखी और कहा, अपनी कॉफी का मजा लीजिए। उसने एक घूंट लिया और उसे थूक दिया। छी! इसे तुम कॉफी कहती हो? इसका स्वाद तो बेकार है। ठीक है, मुझे समझ आया। उसका स्वाद बेकार है, क्योंकि यहाँ सबसे अच्छी कॉफी मैं बनाती हूँ। सब यही कहते हैं। जाओ और दूसरी बनाकर लाओ। क्या? ठीक है। और मुझे वाकई बहुत खेद है। मैं जल्दी से गई, दूसरी कॉफी बनाई, उसका स्वाद चखा। हाँ, ये एकदम सही है। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से उसके पास गई और कॉफी उसके टेबल पर रख दी। मैडम, ये रहा आपका कैपुचिनो। उसने फिर से कॉफी चखी। हाँ, अब बोल, खराब औरत। मन ही मन मैंने अपनी पीठ थपथपाई। उसने फिर से कॉफी मुंह से थूक दी। तुम्हें सचमुच एक साधारण कैपुचिनो बनाना नहीं आता? वो खड़ी हो गई और मेरे कान में चिल्लाई। क्या तुम सिर्फ पैसे लेने के लिए हर आने जाने वाले को घूरती रहती हो? तुम पूरी तरह बेकार हो।
मैंने उसे अविश्वास से देखा। माफ कीजिए? ओह, तो अब इस कचरे को सुनने की भी समस्या है। मैडम, आप ग्राहक हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। ओह, सचमुच? तो मुझे तुमसे कैसे बात करनी चाहिए? फिर उसने मुझे पीछे धकेल दिया। बोलो, बताओ। चलो, कचरा, मेरे पास समय नहीं है। फिर उसने मुझे दोबारा धकेला। बस, अब बहुत हो गया। नहीं, रुक जाओ। तुम्हें नौकरी चाहिए। नहीं, नौकरी को भूल जाओ। जिस लड़के ने मेरा केक बर्बाद किया था, वो मेरे सामने बैठा था। मैंने केक उठाया और उस औरत के मुंह पर दे मारा। वो वहां हैरान खड़ी रही। अब बताइए, मैडम, कचरा कौन है? मैंने पहले वाली मुस्कान के साथ कहा। वो मुझे घूरती रही और फिर मेरी तरफ बढ़ी। तुम खराब औरत। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे पीछे मोड़ा और कहा, ऐसा करने की कोशिश भी मत करो। अगर तुम्हारा स्वाद खराब है, तो इसमें मेरी गलती नहीं। फिर मैंने उसका हाथ छोड़कर उसे आगे धकेल दिया। आह! वो चिल्लाई। क्या हुआ? किसी ने पीछे से कहा, और मैंने तुरंत आवाज पहचान ली। हाय, मैनेजर। मैं बर्बाद हो गई। मैं पलटी और नीचे देखने लगी। देखिए इसने क्या किया। उस औरत ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। बेला, मैनेजर ने कहा। सर, मैं नहीं चाहती थी। मैंने शुरू किया, लेकिन उसने मुझे बीच में रोक दिया। तुमने ये क्या किया? तुम्हें ग्राहक से व्यवहार करना नहीं आता। सर, उसने मेरे लिए गलत शब्द कहे और उसने फिर मुझे रोक दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करोगी। मुझे माफ कीजिए, सर, मुझे गुस्सा आ गया और तुम निकाल दी गई हो। क्या? मैंने हैरानी से पूछा। तुमने सुना? तुम निकाल दी गई हो। नहीं, सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे वाकई खेद है, लेकिन अब बाहर निकलो, उसने चिल्लाकर कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मैंने अपनी सारी चीजें इकट्ठी की। जब मैं जाने वाली थी, मैंने उस औरत को मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। इससे मुझे और गुस्सा आया। मैं निकाल दी गई, है ना? हाँ, तुम निकाल दी गई हो। अच्छा, तो अब मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। अब तुम मुझे नहीं रोकोगी। मैं उसके टेबल की तरफ बढ़ी, टेबल पर रखा कैपुचिनो उठाया और उस पर फेंक दिया। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, आपका दिन अच्छा हो, मैडम। ये कहकर मैं कैफे से बाहर निकल गई। मैं उसकी चीखें और मैनेजर के माफी मांगने की आवाज सुन सकती थी। मैं अपने घर की तरफ चली। हे भगवान! अब मैं क्या करूं? मैं बेरोजगार हूं। जब मैं घर पहुंची, मैंने नानी को सोफे पर बैठे हुए एक कागज पकड़े देखा। मैं उनके पास गई, उनके सामने घुटनों के बल बैठी और उनके हाथ से कागज लिया। ये क्या है, नानी? मैंने कागज पढ़ा। ये क्या बकवास है? बेला, वो इस संपत्ति पर होटल बनाना चाहते हैं। मेरे बेटे ने जुए में मेरी आखिरी चीज भी हार दी। हम अब क्या करेंगे, बेला? उनका बेटा शराबी और जुआरी है। वो हमेशा हमारे लिए मुसीबत खड़ी करता है। नानी ने उसके कारण सब कुछ खो दिया, और अब ये घर उनकी आखिरी चीज थी, और अब ये भी। मैंने उन्हें गले लगाया। मैं वादा करती हूँ, हम कुछ ना कुछ करेंगे, नानी। मैं जल्द ही हमारे लिए जगह ढूंढ लूंगी। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? मैंने अपनी नौकरी भी खो दी। हमारे पास इस घर को खाली करने के लिए सिर्फ एक हफ्ता है। मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ करना होगा। मेरे पास अब सिर्फ एक उम्मीद बची है। मैं स्टीव से नौकरी ढूंढने में मदद मांग सकती हूँ। हाँ, अब सिर्फ वही बचा है जो मेरी मदद कर सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टीव कौन है? तो स्टीव मेरा एकमात्र दोस्त है। नानी, मैं जल्दी वापस आऊंगी। मैंने उनके गालों पर चुमा और कहा। तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने पूछा। स्टीव से मिलने। शायद वो मुझे नौकरी ढूंढने में मदद कर सके। उसी से क्यों? तुम खुद नहीं कर सकती? नानी, इतना कहकर मैं घर से निकल गई। नानी को स्टीव बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा कहती है कि वो बुरा इंसान है।
लेकिन मैं हमेशा उन्हें उल्टा जवाब देती हूँ। जब मैं स्टीव के घर पहुंची, मैंने डोरबेल बजाई। उसने दरवाजा खोला। बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। उम्मा। स्टीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा। ठीक है, अंदर आ। मैं अंदर गई और सोफे पर बैठ गई। वो दूसरे सोफे पर बैठा। तो तुम क्या बात करना चाहती थी? तो स्टीव, बात यह है कि मुझे वाकई एक नौकरी की जरूरत है। नौकरी? लेकिन तुम्हारे पास तो एक थी ना? फिर मैंने उसे पूरी कहानी बताई। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। ये लड़का क्यों मुस्कुरा रहा है? बेला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मुझे अब नौकरी चाहिए। मैं बस ऐसे नहीं जा सकती। स्टीव फिर अपने सीट से उठा और मेरे बगल में बहुत करीब बैठ गया। मैं थोड़ा दूर खिसकी। उसने मेरी जांघ पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से मेरे बालों की एक लट के साथ खेलने लगा। देखो बेला, बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम सही नौकरी है। लेकिन मैंने पूछा। वो फिर मुस्कुराया और बोला, लेकिन तुम जानती हो, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता। हर चीज की एक कीमत होती है। क्या कीमत? तुम किस बारे में बात कर रहे हो, स्टीव? वो और करीब आया और मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं तुम्हें बहुत समय से चाहता हूँ, बेला। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैं तुम्हें उसी वक्त लेना चाहता था। लेकिन जब मैंने तुमसे बात की, तो मुझे पता चला कि तुम उस तरह की लड़की नहीं हो जिसे मैं आसानी से पा सकूं। फिर मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चली। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हारा दोस्त बनूं और तुम्हें पालूं। बेला, मैं वादा करता हूं, तुम्हें पछतावा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मजा आएगा। मैं तुम्हारा पहला अनुभव खास बनाऊंगा। फिर तुम आसानी से नौकरी पा सकती हो, बेला। बस मेरे साथ एक रात। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? क्या तुम पागल हो? स्टीव, मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा। मैं सोफे से उठ खड़ी हुई। वो भी खड़ा हो गया। लेकिन मैंने सोचा, तुम मुझे पागल बना देती हो, बेला। ये बस एक रात की बात है। मुझसे दूर रहो। वो मेरी तरफ बढ़ता रहा और मैं पीछे हटती रही, जब तक मेरी पीठ दीवार से नहीं टकराई। प्लीज, मुझसे दूर रहो, स्टीव। मैं रोने लगी। चलो, बेला। दूर रहो, मैंने चिल्लाकर कहा। मैं भागने वाली थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे वापस खींच लिया। मेरी पीठ जोर से दीवार से टकराई। प्लीज, मुझे जाने दो, स्टीव। मैंने उससे गिड़गिड़ाई। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। वो मुझे चूमने वाला था कि कोई और रास्ता न देखकर मैंने उसके उस हिस्से पर मारा जहां सूरज नहीं चमकता। वो दर्द से करा उठा। मैंने दरवाजा खोला और वहां से भाग निकली। मैंने उसे पीछे से मेरा नाम चिल्लाते सुना। मैं बस भागती रही। सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है? पहले मैंने नौकरी खोई, फिर वो पत्र, और अब स्टीव। वो मेरा एकमात्र दोस्त था, लेकिन उसने भी। इस दुनिया में हर कोई मतलबी है। अब मैं यहाँ क्लब में बैठी हूँ, एक के बाद एक ड्रिंक ले रही हूँ। मुझे लगता है मैं पहले से ही नशे में हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं कुछ सोच नहीं पा रही। मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद क्यों है? मैं मूर्खों की तरह हंसने लगी। हाय, तुम ठीक हो? बारटेंडर ने पूछा। मैंने हंसते हुए सिर हिलाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे, मुझे लगता है तुम उदास हो। तुम्हें लगता है? मैं फिर जोर से हंसी। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद है। हाय, सुनो। मैं तुम्हारा तनाव कम करने में मदद कर सकता हूँ। मजा सिर्फ एक रात का है। हो? तुम्हारा मतलब क्या है? उसने एक ड्रिंक लिया और उसमें कुछ मिलाया। ये लो, उसने मुझे दे दिया। ये क्या है? उम्मा। देखो, तुम शांति और मजा चाहती थी ना, एक रात के लिए। तुम्हें मिलेगा। बस उस तरफ जाओ और कमरा नंबर 119 में जाओ। ठीक है? तुम्हें मजा आएगा, मुझ पर भरोसा करो। सचमुच।
मैंने उत्साह से कहा, मुझे वाकई कुछ मजे की जरूरत है। मैं ड्रिंक लेने वाली थी कि एक हाथ आया और उसे मुझसे छीन लिया। मैंने मुड़कर उस मूर्ख को देखा जिसने ऐसा किया और मेरे बगल में एक आदमी को वाइन का ग्लास पकड़े बैठे देखा। क्या तुम पागल हो? वो नशे में है, तुम उसे वहां नहीं भेज सकते। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो पूर्णता की मूर्ति था। उसकी आंखें समुद्र के रंग की थीं, उसके होंठ पतले और गुलाबी, उसकी जॉलाइन एकदम सही। साधारण शब्दों में, ये आदमी एकदम परफेक्ट था, किसी भी लड़की का सपना। उसने मुझे सिर से पांव तक देखा और कहा, सुनो, मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या समस्या है, लेकिन ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम नशे में हो, तो बस घर चली जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं वहां जाना चाहती हूँ। मैंने उस जगह की तरफ इशारा किया जहां बारटेंडर ने बताया था। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। ये सुरक्षित नहीं है। मैं जाऊंगी। जिद करना बंद करो। तुम मेरे लिए अजनबी हो, फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। क्या तुम्हारा दिमाग नहीं कहता कि मेरे ऐसा करने की कोई वजह होगी? लेकिन वो भी तो अजनबी है। मैंने बारटेंडर की तरफ इशारा किया। फिर मैं किसकी सुनूं? मेरी। तुम वहां नहीं जाओगी, उसने सख्त आवाज में कहा। तुम कौन हो? मेरे पापा। नहीं, तुम कोई नहीं हो, तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? मैं अपने स्टूल से खड़ी हुई, थोड़ा पीछे लड़खड़ाई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गिरने से बचाया। तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, और तुम्हें मजा चाहिए। वो मजा जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला, तुम रहती कहाँ हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुम अजनबी हो और नानी ने कहा था कि किसी को नहीं बताना। नहीं, नहीं। मैंने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए मुंह फुलाया। क्या पता तुम बुरे इंसान हो? मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, और तुम मुझे बुरा इंसान कह रही हो। कौन जानता है कि तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो या नहीं? क्या? वो रुका और अपने बालों में हाथ फेरा, फिर धीरे से कुछ बुदबुदाया, लेकिन मेरे कानों ने उसे साफ सुना क्योंकि मेरे कान बहुत तेज हैं। मैं तुम्हें यहाँ इन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हें चट कर जाएंगे। मैंने अपनी भौहें उठाईं। इसका क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ आ रही हो, उसने चिढ़कर कहा। मैं क्यों आऊं? तुम आओगी क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने मुंह बनाया जैसे कह रही हूं, मुझे कैसे पता? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और मेरे साथ चलो। मैंने सिर हिलाकर नहीं कहा। ठीक है, फिर मुझे दोष मत देना। मैंने हैरानी से उसे देखा। दोष देना? किस बात का दोष? वो मुस्कुराया। इसके लिए। पलक झपकते ही उसने मुझे उठाया और अपने कंधे पर डाल लिया। हाय, मुझे नीचे उतारो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं उसकी पीठ पर मारती रही, लेकिन वो इतना मजबूत था कि कई बार मैंने खुद अपने हाथों को चोट पहुंचाई। उसने मुझे एक कार में बिठाया, मेरी सीट बेल्ट बांधी और ड्राइवर की सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। रुको! क्या वो मुझे अपहरण कर रहा है? मैंने खिड़की पर जोर जोर से मारना शुरू किया। बचाओ! बचाओ! अपहरणकर्ता! वो मेरा अपहरण कर रहा है। क्या तुम चुप रहोगी? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अपहरण नहीं कर रहा। अब बताओ तुम कहाँ रहती हो? मैं अपनी बाहें क्रॉस करके बैठ गई। नहीं, बताओ। अगर तुम घर पहुंचना चाहती हो। क्या पता जब हम वहां पहुंचें, वो मुझे और नानी को मार दे और हमारी सारी चीजें चुरा ले। शायद ये कार और कपड़े भी किसी से चुराए हुए हों। मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकती और नानी को खतरे में नहीं डाल सकती। मैं इतनी नशे में नहीं हूं कि नानी की सुरक्षा के बारे में न सोचूं। मुझे नहीं पता। क्या? उसने हैरानी से पूछा। मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं वहां बैठी रही, जहां भी वो मुझे ले जा रहा था। मेरा सिर बहुत दुख रहा था। आखिरकार कार रुकी। मैंने बाहर देखा, वो एक घर था। नहीं, कोई साधारण घर नहीं,
एक हवेली थी। चलो, उसने कार से उतरते हुए कहा। मैं कार में बैठी रही, कोई हलचल नहीं की। उसने मेरे लिए इंतजार किया, लेकिन जब मैं बाहर नहीं आई तो वो आया और दरवाजा खोला। अब बाहर आ। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुम अपहरण करता हो। इस घर को देखकर भी तुम्हें लगता है कि मैं अपहरण करता हूँ? मैंने फिर से घर को ध्यान से देखा। फिर भी नहीं। ठीक है, उसने कहा और मुझे फिर से अपने कंधे पर डाल लिया और अंदर ले गया। बचाओ, बचाओ, अपहरण, अपहरण। लेकिन वो मुझे कंधे पर लिए चलता रहा। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने रुका। उसने दरवाजा खोला। मैं तब भी चिल्ला रही थी। उसने मुझे एक कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। यहाँ लेटो और सो जाओ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चीखों की वजह से सब जाग जाए। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। मुझे घर जाना है। मैंने कई बार कहा, लेकिन तुम अपनी बेवकूफाना सोच में व्यस्त थी। तो बस यहाँ रहो। नहीं, नहीं, नहीं। घर, घर, घर। मैंने चिल्लाते हुए शिकायत की। और यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? बहुत गर्मी है। मैंने अपने हाथों से हवा करनी शुरू की, फिर अपनी श्रग उतारी और फेंक दी। जब मैंने अपने टॉप के कुछ बटन खोले तो उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे रोका। तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। मैं अभी एसी चालू करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। मैंने सिर हिलाया। अब सो जाओ। वो जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। वो मेरे ऊपर गिर गया। जब सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी तो मैं जागी। मैंने उबासी ली और अभी भी आंखें बंद करके इस ठंडक और आरामदायक एहसास का मजा ले रही थी। पिछले रात की यादें मेरे दिमाग में कौंधी। मेरी आंखें खुल गईं। मैं बिस्तर पर बैठ गई। हाय, हाय, हाय। मैंने क्या किया और उसे खींचने के बाद क्या हमने वो किया? नहीं, नहीं, नहीं। मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मैंने अपना सिर पकड़ लिया। बहुत दर्द हो रहा था। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, फिर मेरी नजर मेरी श्रग पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी थी। मैंने अपने कपड़े देखे। ये मेरे कपड़े नहीं थे। हाय, ये श्रग वहां कैसे पहुंची और ये कपड़े? ये तो किसी लड़के की शर्त है। प्लीज बताओ मैंने वो नहीं किया। नहीं, प्लीज नहीं। मैं अपनी कौमार्यता किसी अजनबी को कैसे दे सकती हूँ? मैंने वो नहीं किया। नहीं, नहीं, नहीं। अब मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर बैठी हूँ, पिछले रात के बारे में सोच रही हूँ। सोच नहीं, बल्कि याद करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन कुछ नहीं। हर बार मैं उस पल पर रुक जाती हूँ जब मैंने उसे खींचा था। उसके बाद क्या? और क्या उसने मेरे कपड़े बदले? किसने तुम्हें इतना पीने को कहा? मैंने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया। बेला, जल्दी आ, बेटा, नाश्ता तैयार है। मैंने नानी की आवाज सुनी। मैं बिस्तर से उतरी और रसोई में गई। मैं कुर्सी पर बैठी। उन्होंने हम दोनों के लिए नाश्ता परोसा और मेरे सामने बैठ गईं, मुझे संदेह भरी नजरों से देखते हुए। मैंने नीचे देखकर खाना शुरू किया। बताएगी? आखिरकार उन्होंने कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। नर्वस होकर हंसते हुए मैंने पूछा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। उम्मा, नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने मासूम बनने की कोशिश की। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत कर, बेला। मैं कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा पहला अनुभव स्टीव के साथ था। बेला, मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उन्होंने आखिरी हिस्सा चिल्लाकर कहा। मैंने अपना सीना पकड़ लिया, आंखें चौड़ी करके। नानी, रुकिए। क्या आप मुझे दिल का दौरा देना चाहती हैं? उन्होंने मेरा हाथ खींचा और मुझे घूरा। क्या वो स्टीव था? उन्होंने बहुत गुस्से में पूछा। मुश्किल से निगलते हुए मैंने सिर हिलाकर नहीं कहा। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ा और वापस अपना नाश्ता खाने लगी। फिर कौन था? उम्मा, बताओ, क्या वो सुंदर था? जवान? लंबा?
क्या आप रुकेंगी? ठीक है, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक जॉब इंटरव्यू देना था, ना? हाँ। वो 9 बजे से शुरू होगा, तो मेरे पास समय है। अब ये कौन सी नौकरी है? ये बेबीसिटर की है। मुझे कल रात मेरे फोन पर नोटिफिकेशन मिला, तो मैंने सोचा क्यों न एक बार कोशिश करूं। तुम्हें यकीन है? हाँ, नानी। चिंता मत करो, हम जरूर एक नया घर ले लेंगे। उन्होंने उदास होकर सिर हिलाया। मैंने उनके गाल पर चुमा। तो तुमने आज सुबह क्या किया? क्या तुम दोनों ने फिर से किया? और मैंने सोचा वो उदास थी। आपके साथ क्या गलत है? चलो, अब शर्माओ मत, बताओ। फिर से? ओह, मेरे भगवान! तुम कितने राउंड गए? उसने सुरक्षा का इस्तेमाल किया? बेहतर होगा कि उसने किया हो, वरना मैं उसे मार डालूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेला इतनी जल्दी गर्भवती हो जाए। मैंने उन्हें अविश्वास से देखा। कौन सी नानी ऐसी बातें करती है? और बस रुकिए, मुझे कुछ याद नहीं। मैं नशे में थी और तुम किसी काम की नहीं हो। आज सुबह की बात करूं तो मैं बहुत घबरा रही थी। मुझे लगा कि मैंने ही उसे बहकाया होगा और अब वो सोच रहा होगा कि मैं उस तरह की लड़की हूं। तो मैंने अपने कपड़े पहने और बिना किसी को बताए वहां से भाग आई। तुम भाग आई? हाँ, मैं डर गई थी। लेकिन मैंने उसके लिए एक माफी और धन्यवाद का नोट छोड़ दिया। बेला, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? आपको समझना होगा, नानी। मेरे लिए ये पहली बार था कि मैं ऐसी स्थिति में थी। उन्होंने सिर्फ सिर हिलाया। वैसे भी, मैंने खाना खा लिया, मैं जा रही हूँ, मैंने कहा और खड़ी हो गई। मैंने उन्हें गले लगाया, उन्होंने मेरे गालों पर चूमा और कहा, ख्याल रखना। मैंने सिर हिलाया। बाय। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक होगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी जिंदगी बिखरी हुई है। मुझे नानी के लिए इस नौकरी की जरूरत है, वरना हम सचमुच बेघर हो जाएंगे। आखिरकार मैं पार्कर एंटरप्राइजेज पहुंची। मैंने कंपनी को देखा, ये बहुत बड़ी थी। मेरा इंटरव्यू यहीं था। तो मैं अंदर गई। मैंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू के लिए इंतजार करते देखा। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। वहां बैठी हर लड़की अपने मेकअप, बालों और ड्रेस में व्यस्त थी। मुझे लगता है सिर्फ मैं ही इस तरह कपड़े पहनकर आई हूं। मुझे यकीन है कि मेरी बारी आने से पहले इनमें से किसी को नो क्रिएशन अंडरस्कोर जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक एक करके सब उदास चेहरों के साथ बाहर आए। फिर आखिरकार मेरी बारी आई। एक महिला ने मुझे बुलाया, मिस एडम्स, कृपया अंदर आए। मैंने सिर हिलाया और अपनी सीट से उठी। मैं उनके पीछे पीछे गई। मेरी आंखें पहले पूरे ऑफिस में घूमी। वाह, यहाँ सब कुछ इतना शानदार है। फिर मेरी नजर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर पड़ी। ये लड़का इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाय, तुम पूरी तरह बर्बाद हो। क्यों? मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, ये वो है? हाँ, ये वही है। हाय, नहीं, अब मुझे ये नौकरी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैंने घबराहट में अपने होंठ काटे। मुझे लगता है उसने ये देख लिया और उसके होठों पर एक मुस्कान खेल गई। मैं वहां मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसने फिर मेरे बगल वाली महिला को देखा और कहा, ओलिविया, कृपया मेरा एक काम कर दीजिए, बाकी सभी इंटरव्यू स्थगित कर दीजिए। मुझे लगता है मुझे इस इंटरव्यू के लिए ज्यादा समय चाहिए। मेरी पहले से चौड़ी आंखें और चौड़ी हो गईं। लेकिन क्यों? वो मेरे साथ ज्यादा समय क्यों चाहता है? पता नहीं। वो मुस्कान बहुत खतरनाक लग रही है। लेकिन तुम्हें ये मानना होगा कि वो बहुत आकर्षक है। चुप कर, गंदी सोच। हाँ, सर, ओलिविया नाम की महिला ने कहा और मुझे शुभकामनाएं कहकर बाहर चली गई। धन्यवाद। मुझे अब इसकी बहुत जरूरत है। फिर उसने मुझे फिर से मुस्कुराते हुए देखा। कृपया बैठिए, मिस। फिर उसने अपने हाथ में मौजूद फाइल देखी और कहा, एडम्स। मैं उसके पास गई और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने फिर से शुरू किया, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं, मिस एडम्स? उम्मा। मैं मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे।
आप घबराई हुई लग रही हैं, मिस एडम्स, और मुझे ये पसंद नहीं। मैंने फिर से अपने होंठ काटे और नीचे देखने लगी। आश्चर्य है कि तुम्हारे होंठ से अब तक खून क्यों नहीं निकला। फिर वो अपनी सीट से उठा और मेरी तरफ आया। उसने मेरे सामने टेबल पर टेक लगाई। वो मेरी सीट के बहुत करीब खड़ा था। उसकी नजदीकी से मेरी सांस अटक गई। उसके कुछ कहने से पहले मुझे लगता है मुझे उसे सफाई देनी चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। हाँ, लेकिन ज्यादा मत बोलना। ठीक है। मुझे वाकई बहुत खेद है। कल रात मैं नशे में थी और मैंने अपना आपा खो दिया। मैं आम तौर पर नहीं पीती, लेकिन कल रात मैं बहुत आहत थी, इसलिए मैं क्लब चली गई। मुझे पता है ये बहुत बेवकूफ़ी थी। फिर मैंने आपको अपहरणकर्ता भी कहा। मुझे खेद है। आप जानते हैं, आज सुबह मुझे बहुत अपराध बोध हुआ और मैं घबरा गई। फिर मुझे लगा कि भाग जाना ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। मुझे खेद है और साथ ही आपको धन्यवाद कि आपने मुझे कल रात बचाया, वरना वो बारटेंडर मुझे उस कमरे में भेज देता और मुझे नहीं पता क्या हुआ होता। और वो कमरे वाली बात, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। मैं रुकी जब वो मेरे आंखों के स्तर तक झुका, अपना चेहरा मेरे और करीब लाया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वो क्या कर रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, मिस एडम्स, उसने बहुत गहरी आवाज में कहा। मैंने मुश्किल से निगला। वो मैं ये नहीं कर सकती। आप हैं। मैं हूँ। मैं सुन रहा हूँ, मिस एडम्स। क्या क्या आप रुक सकते हैं? क्या रुकूं, मिस एडम्स? करीब आना बंद कीजिए। लेकिन कल रात तो आप यही चाहती थी, शायद, जब आपने मुझे खींचा था। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं अपनी सीट से खड़ी हुई और उससे दूर हट गई। मैंने आपको बताया कि वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं नशे में थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे एक ठोस वजह बताइए कि मुझे आपको ये नौकरी क्यों देनी चाहिए। शायद आप फिर से नशे में हो जाएं और भगवान जाने आप क्या करें। मैं अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता आपको नौकरी देकर। उसका बच्चा? वो पिता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरा दिल दुखा। मैं वादा करती हूँ, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। मैं आपके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी और मैं आम तौर पर ऐसी नहीं हूँ। मुझे पता है कि हमारी पहली मुलाकात में मैंने गलत छाप छोड़ी, लेकिन मैं वादा करती हूँ, ऐसा फिर नहीं होगा। कृपया, मुझे ये नौकरी चाहिए। आप सिर्फ एक मुलाकात से मेरे बारे में निर्णय नहीं ले सकते। कृपया, मिस्टर पार्कर। लियाम पार्कर, उसने जवाब दिया। हाँ, मिस्टर पार्कर। मैं वादा करती हूँ, ऐसा फिर नहीं होगा। मैं आपके बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है। ये आपकी गुजारिशों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे आप में कुछ दिखता है कि आप उसे संभाल सकती हैं। तो आप हायर की गई हैं। सचमुच? बहुत बहुत धन्यवाद, मिस्टर पार्कर। धन्यवाद। फिर वो टेबल से उठा, जहां वो टेक लगाए था, अपनी कोट ठीक की और मेरे सामने हाथ जेब में डालकर खड़ा हो गया। कुछ नियम हैं जो आपको मानने होंगे, मिस एडम्स। क्या नियम? नियम नंबर 1, आप उस पर हाथ नहीं उठाएंगी। अगर मुझे एक बार भी पता चला, तो आप सबसे बुरा सामना करेंगी। नंबर 2, आप मेरी निजता को भंग नहीं करेंगी। नंबर 3, घर में कुछ निषिद्ध क्षेत्र हैं, जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, वहां जाने की हिम्मत मत करना। नंबर 4, आप मेरी इजाजत के बिना उसे घर से बाहर नहीं ले जाएंगी। नंबर 5, मैं घर में किसी अन्य पुरुष को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जैसे आपका दोस्त या प्रेमी। ठीक है। लेकिन मेरे काम का समय क्या है? सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। रविवार को छोड़कर सभी दिन। मैंने सिर हिलाया। और आपकी तनख्वाह के लिए ये $5,000 होगी। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। वो मजाक तो नहीं कर रहा? उम्मा, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुना। क्या आप दोबारा बता सकते हैं? नहीं, मिस एडम्स, आपने सही सुना। ये $5,000 है। क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है? नहीं, मुझे नहीं लगता।
फिर वो वापस अपनी सीट पर गया और कुर्सी पर बैठ गया। मैं काम कब से शुरू करूं? मैंने पूछा। कल से सुबह 9 बजे। समय पर आना, वरना नौकरी को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना। मैंने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है आपको पता अभी भी याद है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ, आखिरकार मुझे नौकरी मिल गई। आज मेरा काम का पहला दिन है। मैं उसके घर के सामने खड़ी हूं। कल मैं उससे कुछ पूछना भूल गई थी। मुझे अब पूछना होगा, वरना जब वो आसपास होगा मैं इसके बारे में सोचती रहूंगी। मैंने डोरबेल बजाई। एक महिला ने दरवाजा खोला। हाँ, आप कौन हैं? उसने पूछा। मैं यहाँ मिस्टर पार्कर के बच्चे की बेबीसिटिंग के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। ओह हाँ, उन्होंने मुझे कल रात बताया था। अंदर आइए। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरा मुंह खुला रह गया। उस दिन मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने नहीं देखा कि ये घर कितना खूबसूरत है। यहाँ इंतजार कीजिए, मैं सर को बुलाती हूँ। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वो ऊपर गई और कुछ मिनट बाद वापस आई। सर पहले ही काम के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। मैं मारिया हूं। और आप? बेला एडम्स। लेकिन आप मुझे बेला बुला सकती हैं। ठीक है, बेला। क्या आप मुझे बच्चे का कमरा दिखा सकती हैं? और ओह, मैं भूल गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम रयान है। और मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको उसका कमरा दिखाती हूँ। मैं उनके पीछे पीछे गई। लेकिन बेला, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा काम करना होगा क्योंकि वो बहुत शांत है और बस अपने आप में रहता है। कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। उसका एक ट्यूटर रोज घर आता है और उसे पढ़ाता है। सर ने उसके लिए ये व्यवस्था की है। मैंने सिर हिलाया। हम आ गए। ये रयान का कमरा है। धन्यवाद, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और चली गई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गई। वाह, ये कमरा इतना प्यारा है। मैंने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर-उधर देखा। आखिरकार मुझे वो कमरे के कोने में कुछ कारों के साथ खेलता हुआ मिला। मुझे लगता है उसे मेरे आने का एहसास नहीं हुआ। मैंने उसका ध्यान खींचने के लिए अपनी गला साफ किया। फिर भी कुछ नहीं। हाय, मैं बेला एडम्स हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी बेबीसिटर के तौर पर रखा है। फिर भी कोई जवाब नहीं। उसने ऐसा दिखाया जैसे मैं कमरे में हूं ही नहीं। मैंने आह भरी और उसके पास गई। उसके सामने घुटनों के बल बैठकर मैंने उसे देखा। वो इतना प्यारा है। ओह मेरे भगवान, वो गाल, वो आंखें। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। रयान, आखिरकार उसने कहा। हे भगवान, वो आवाज, वो प्यारापन का सही मायने में प्रतीक है। तो रयान, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं? मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। उसने सिर हिलाकर मना किया और अपनी कारों पर ध्यान देना शुरू किया। क्या तुम बगीचे में जाना चाहते हो? उसने फिर से सिर हिलाया। इसका क्या मसला है? ये बदतमीजी कर रहा है। मैं उठी और कुर्सी की तरफ गई और वहां बैठ गई। मैं बैठकर उसे खेलते हुए देख रही थी। ये नौकरी बहुत उबाऊ है। फिर मैंने सोचा क्यों न एक किराए का अपार्टमेंट ढूंढूं। मैंने अपना फोन निकाला और अपार्टमेंट्स ढूंढने शुरू किए। आखिरकार 1 घंटे की खोज के बाद मुझे एक मिला जो थोड़ा सस्ता और अच्छा भी है। मुझे लगता है ये काम कर सकता है, लेकिन मुझे नानी से इसकी पुष्टि करनी होगी। उम्मीद है उन्हें ये पसंद आएगा। मैंने फिर रयान की तरफ देखा जो अभी भी खेल रहा था। उसे भूख लगी होगी। मुझे भी भूख लगी है। मैं खड़ी हुई और उससे पूछा, हाय, तुम्हें भूख लगी है? क्या मैं कुछ लाऊं? फिर से उसने सिर हिलाया। ओफ, ये बच्चा। फिर मैंने उसके पेट से गुर्राने की आवाज सुनी। अरे, कोई भूखा है लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। मैं नीचे उसके लिए खाना लाने गई। मैं रसोई की तरफ गई। मैंने मारिया को रसोई में काम करते देखा। हाय, क्या मैं रसोई इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे रयान के लिए कुछ बनाना था। अरे,
ये तुम्हारा काम नहीं है। ये मेरा काम है और सर ने मुझे सख्ती से निर्देश दिए हैं कि रयान के लिए खाना मैं बनाऊं। ठीक है, तो क्या आप रयान के लिए कुछ बना सकती हैं? उसे भूख लगी है। क्या उसने तुमसे ये कहा? उसने हैरानी से पूछा। खैर, ठीक ठीक तो नहीं, लेकिन जब उसके पेट ने आवाज की तो मैंने समझ लिया। ओह, मैं यही सोच रही थी कि वो लड़का किसी से बात नहीं करता। वो हमेशा अपने आप में रहता है, उसने खाना तैयार करते हुए कहा। और ऐसा क्यों है? मैंने पूछा। मुझे इस बच्चे के बारे में वाकई जिज्ञासा हो रही थी। मुझे नहीं पता। वो कभी कुछ नहीं कहता। वो बस तब खुश रहता है जब सर उसके साथ होते हैं और सिर्फ उनसे ही बात करता है। ओह, मैं वाकई वजह जानना चाहती थी, लेकिन मुझे कौन बताएगा? मुझे मिस्टर पार्कर से पूछने की हिम्मत नहीं है। शर्मिंदगी मुझे मार रही है। रयान की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद मुझे कुछ बताएगा। खैर, मुझे जानने की जरूरत नहीं। मैं बस अपना काम करूंगी और तनख्वाह लूंगी ताकि मैं किराया दे सकूं और मैं और नानी, हम दोनों शांति से जिंदगी जी सकें। मुझे रयान के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लंबे उबाऊ दिन के बाद मैं घर वापस आई। मैं आज मिस्टर पार्कर से एक बार भी नहीं मिली। मैं वाकई उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन वो कभी दिखे ही नहीं, तो मैं कैसे पूछती? और ये सवाल मुझे मार रहा है। नानी ने मुझे रात के खाने के लिए बुलाया। मैं कुर्सी पर बैठी, उन्होंने मेरा खाना परोसा और मेरे सामने अपने खाने के साथ बैठ गई। नानी, मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी और आखिरकार मुझे एक मिला। मुझे लगता है ये काफी अच्छा है। फिर मैंने अपना फोन निकाला और उन्हें तस्वीर दिखाई। देखिए, ये वाला। उन्होंने उसे ध्यान से देखा। हाँ, ये अच्छा है। सचमुच? आपको पसंद आया? हाँ, बेला, मुझे पसंद आया। ओह, शुक्र है। मैं कल काम पर जाने से पहले इसके बारे में बात करूंगी। बेला, मुझे वाकई बहुत खेद है। मेरे लिए तुम इतनी परेशानियों का सामना कर रही हो। नानी, क्या आप खुद को दोष देना बंद करेंगी? ये आपकी गलती नहीं है। वैसे, क्या मैंने आपको बताया कि वो लड़का जिसने उम्मा मुझे उस रात अपने घर ले गया था? उम्मा, मुझे सोचने दो। उन्होंने ऐसे अभिनय किया जैसे वो गहरे विचार में हैं, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि उन्हें पहले से पता है कि मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ। ओह, तुम उस लड़के की बात कर रही हो जिसके साथ तुमने अपना पहला अनुभव किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उन्हें घूरा और टेबल पर कांटा मार दिया। हाँ, वही लड़का। ओह, ये सुनने में मजेदार होने वाला है। उसने क्या किया? क्या तुम उससे फिर मिली? ओह, मेरे भगवान! उसने क्या कहा? मुझे मत बताओ कि तुम दोनों ने फिर से किया। क्या तुमने सुरक्षा का इस्तेमाल किया? ओह, और क्या तुमने? नानी, क्या आप रुकेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल, अब वो मेरा बॉस है। क्या? उन्होंने चिल्लाकर कहा। वो क्या है? हाँ, वो मेरा बॉस है और क्या आप यकीन करेंगी कि मैं उसके साथ सोई थी? मेरा मतलब है, मुझे लगता है मैं उसके साथ सोई थी। तुम्हें लगता है? इसका क्या मतलब? उम्मा, मुझे कुछ साफ साफ याद नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमने वो किया। क्योंकि आखिरी याद जो मुझे है, मैंने उसे खींचा और वो मेरे ऊपर गिर गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैंने फिर से उस रात को याद करने की कोशिश की। तुमने उसे खींचा? वाह, बेला, तुम नशे में बहुत उत्साहित हो जाती हो और मैंने सोचा था कि तुम इन चीजों के लिए बहुत मासूम हो। मैंने फिर से उन्हें घूरा। तुम जानती हो सबसे बुरी बात? उसके पास एक बच्चा है। और वो भी बहुत प्यारा। ओह, नहीं। ये वाकई दुखद है। फिर भी कोशिश करो, तुम्हें उसके साथ मौका मिल सकता है। क्या? क्या आप पागल हैं? बिल्कुल नहीं। वो मेरा बॉस है। तो क्या हुआ? क्या तुमने बॉस और सेक्रेटरी वाली किताबें नहीं पढ़ी? ओह, बेला, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। अगर वो मुमकिन है, तो तुम और उसके बीच भी जरूर मौका हो सकता है। मुझे नहीं पता मैं आपको सब कुछ क्यों बताती हूँ। आप तो बस बात को और बिगाड़ देती हैं। ओह, बेला,
तुम बिल्कुल मजेदार नहीं हो। जरा सोचो, अगर तुम और वो डेटिंग शुरू कर दो तो कितना मजा आएगा। रोमांचक, रोमांटिक, प्यार भरा। ओह मेरे भगवान, मैं अभी इसे सोच सकती हूँ। नानी, आपने उसे देखा भी नहीं है। तो क्या हुआ, तुमने उसके लक्षण बताए हैं। मैं अब सोच सकती हूँ। मैंने निराशा में कराहा। वो फिर अपनी कल्पनाओं में खो गई। मुझे परेशान मत करो जब मैं अपनी कल्पनाओं में व्यस्त हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेगी। तुम प्यार में पागल हो जाओगी, फिर तुम उसके बिना नहीं रह पाओगी, फिर तुम दोनों की शादी होगी, फिर बच्चे, फिर एक और बच्चा, फिर हमेशा के लिए खुशी। उन्होंने आखिरकार बड़ी मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी की। मैंने उन्हें खाली नजरों से देखा। क्या वो नशे में है? क्या मुझे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? क्या उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए? मैं अपनी कुर्सी से उठी और उनके कंधे पर थपकी दी। उम्मा, मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? उन्होंने गंभीरता से कहा। लगता है? बिल्कुल आप मजाक कर रही हैं। आप पागल हो गई है। एक दिन तुम मेरी बात मानोगी। मुझे पूरा यकीन है। मैंने अपनी आंखें घुमाईं। आपके सपनों में? वैसे, मैंने तुम्हारी पसंदीदा कुकीज बनाई हैं, कल काम पर ले जाना। शायद तुम अपने खाली समय में इन्हें खा सको। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।